नमस्कार। हरेली सीजीपीएससी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। एसीएफ सिलेबस के अंतर्गत आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर। एसीएफ सिलेबस का ही भाग है इसमें, उसमें देखेंगे आज हम एग्रीकल्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि किसे कहते हैं? कृषि की परिभाषा: पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। पृथ्वी के स्रोतों का, पृथ्वी के स्रोत क्या क्या हैं? सूर्य, भूमि, जल, वायु, इन सब का इष्टतम मतलब बहुत अच्छा प्रयोग करने के लिए करने के बाद मनुष्य के क्या क्या होता है? प्रारंभिक उद्देश्य। प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? भोजन होता है, कपड़ा होता है, ईंधन होता है आदि की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उसे हम कृषि कहते हैं। तो भोजन, प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? भोजन। तो भोजन कहाँ से मिलेगा उसको? धान उगाएगा तब, धान, गेहूँ इन सब उगाएगा तो उससे क्या मिलेगा? भोजन। और कपड़ा कहाँ से मिलेगा? कपास, जूट, इन सब की खेती करेगा तो तब क्या मिलेगा? कपड़ा मिलेगा। उसके बाद ईंधन, जितने भी लकड़ी वाले प्लांट हैं उन सबको लगाएगा तो उससे क्या मिलेगा? ईंधन मिलेगा। अर्थात इन सब की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? पहला है फसल उत्पादन। जैसे एग्जाम्पल है फसल उत्पादन। अब फसल उत्पादन में जितने भी फसल होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन है ना, भैंस पालन, ये सब क्रियाएं की जाती है। उसके बाद है मधुमक्खी पालन, उसके बाद है मछली पालन, उसके बाद है रेशम कीट पालन। इन सब क्रियाओं को किया जाता है कृषि के अंतर्गत। अब कृषि को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है प्लांट साइंस और दूसरा है एनिमल साइंस। प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। तो प्लांट साइंस में क्या होगा? पौध विज्ञान और पशु विज्ञान। तो उत्पादक एवं उपयोगी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें उपयोगी पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट साइंस और ये है एनिमल साइंस। तो प्लांट साइंस के अंतर्गत देखते हैं, पौध विज्ञान के अंतर्गत एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान क्रियाएं किया जाता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, और उसके बाद है सिल्वीकल्चर, वन विज्ञान। और पशु विज्ञान के अंतर्गत गाय भैंस पालन, कैटल हस्बेंड्री किया जाता है पशु विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद है भेड़ एवं बकरी पालन, उसके बाद है मुर्गी, बतख, तितर पालन, इन सब क्रियाएं किया जाता है। और प्लांट साइंस के अंतर्गत प्लांटेशन क्रॉप और मसाले की फसलें। और एनिमल साइंस के अंतर्गत पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। प्लांट साइंस के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है एनिमल साइंस के अंतर्गत एपीकल्चर और सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन और लाख उत्पादन, ये सब क्रियाएं
एग्रीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। तो सस्य विज्ञान किसे किसे कहते हैं? ये हमारा फील्ड है, खेत है। इसमें क्या है, हमको लेना है फसल। ठीक है, तो फसल लेने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले भूमि की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद भूमि को भुरभुरी करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सोइंग करते हैं, खाद डाल के सोइंग करते हैं। तो इस सब क्रियाएं करने के बाद वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना, मतलब समय में पानी देना, खाद देना, ये सब क्रियाएं किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी बोलेंगे। दूसरा डेफिनेशन है सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। पहले फसल उत्पादन जो है, अगर फसल का उत्पादन कब अच्छा होगा? जब भूमि का हम क्या करेंगे? अच्छी प्रकार से प्रबंध करेंगे, जितने भी सिद्धांत हैं उन क्रियाओं को करेंगे, तब क्या होगा? हमारा अच्छे से उत्पादन होगा फसल का। तो एग्रोनॉमी जो है फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन से संबंध है, ठीक है, के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। ठीक, अब देखते हैं फसल। फसल के बारे में बहुत सुना है, अब आज देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। क्रॉप। फसल क्रॉप की परिभाषा। तो फसल किसे कहते हैं? पौधों के ऐसे समूहों को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। ये एक फील्ड है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पौधों का समूह है। कौन से फसल का? धान। तो इसे क्या कहेंगे? हम फसल कहेंगे। उसी प्रकार गेहूं के पौधों का समूह, मक्के का पौधे का समूह, तो इस सब को क्या कहेंगे? हम फसल कहेंगे। भाई कोई किसान लेता है तो बहुत सारे बीज को खेत में डालता है, तो ये सब प्लांट्स के समूह, पौधों के समूह को ही क्या कहेंगे? हम क्रॉप कहेंगे। फसल की परिभाषा। पौधों के ऐसे समूहों को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे हम क्या फसल कहेंगे। अपने उपयोग के लिए, जैसे अनाज के लिए उगाता है धान, मक्का, ज्वार, है ना। उसके बाद दाल के लिए उगाता है अरहर, मूंग, उड़द, है ना। ऑयल सीड के लिए उगाता है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। तो इस सब का अपने उपयोग के लिए उगाता है, चाहे वो अपने उपयोग के लिए, उसके बाद उपयोग करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए वो उगाता है। अब देखते हैं फसलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। फसलों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं। तो फसल को पहला बांटा गया है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, सीजन के आधार पर वर्गीकरण। तो सीजन के आधार पर वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? बहुत सुने हमने खरीफ की फसलें, है ना। तो देखते हैं खरीफ की फसलें, वे फसलें जिनकी बोआई हम जून जुलाई में करते हैं। ये समय याद रखना है, जून जुलाई में करते हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलें, वे फसलें जिनकी बुआई हम जून जुलाई, समय याद रखना है, जून जुलाई में करते हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं।
वे फसलें जिनकी बुआई हम जून जुलाई में करते हैं क्या कहलाता है? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो उदाहरण देखते हैं खरीफ की फसलों के उदाहरण। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगे? पहला आएगा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और जूट। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास व जूट। ये सब क्रॉप के नाम याद रखना है, खरीफ की फसलें के उदाहरण हैं। अब देखते हैं रबी की फसलें। अब रबी की फसलें किसको बोलेंगे? रबी की फसलें वे फसलें जिनकी बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं रबी की फसलें कहलाती हैं। वे फसलें जिनकी बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं रबी की फसलें कहलाती है। रबी की फसलें वे फसलें जिनकी बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं रबी की फसलें कहलाती है। अब देखते हैं रबी की फसलों के उदाहरण। गेहूँ, चना, जौ, जई, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, लूसर्न आदि। अब देखते हैं जायद की फसलें। वे फसलें जिनकी बुआई हम फरवरी मार्च में करते हैं क्या कहलाती? जायद की फसलें कहलाती है। उदाहरण है इसके तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। अब देखते हैं सेकंड नंबर, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण फसलों को बांटा गया है। पौधे अपनी पूर्ण वृद्धि एवं विकास, अंकुरण से बीज उत्पादन तक में पौधे अपनी पूर्ण वृद्धि के लिए जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन तक में जितना समय लेता है उस समय को लाइफ साइकिल कहते हैं। इसका वर्णन निम्न प्रकार से है। मतलब कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा पहले जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक में जितना समय लेता है, इस बीच में जितना भी समय लेता है उसी के हम क्या बोलते हैं? प्लांट का लाइफ साइकिल कहते हैं। तो देखते हैं उसी के अंतर्गत एक वर्षीय पौधे। अब एक वर्षीय पौधे किसको बोलेंगे? इस वर्ग की फसलें एक वर्ष या इससे भी कम समय में उगने से लेकर पकने तक का समय लेता है। मतलब ऐसे प्लांट जो है एक वर्ष में जर्मिनेशन होकर सीड प्रोडक्शन कर देता है, तो ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलेंगे? एक वर्षीय प्लांट बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, मूंग, सोयाबीन, सरसों ये आदि क्रॉप आ जाएंगे एक वर्षीय पौधे के अंतर्गत। अब देखते हैं द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे वे पौधे प्रथम वर्ष में अपने वानस्पतिक वृद्धि व दूसरे वर्ष में
फूल व बीज तैयार करते हैं। ऐसे पौधे जो प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, अपने वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, वनस्पतिक वृद्धि करते हैं, तना पत्ती सबको क्या है वृद्धि करते हैं, जड़। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, फूल व बीज का उत्पादन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम द्विवर्षीय पौधे। प्रथम वर्ष में अपना वनस्पतिक वृद्धि और विकास करेंगे, उसके बाद दूसरे वर्ष में फूल व बीज का उत्पादन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा चुकंदर। तो याद रखना, द्विवर्षीय पौधे के फसल के अंतर्गत आ जाएंगे चुकंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे वे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, फूल व बीज आने पर भी अपना जीवन चक्र रहते हैं। ऐसे पौधे जो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक जीवित रहते हैं 2 वर्ष तक, तो ऐसे पौधे को बोलेंगे हम बहुवर्षीय प्लांट पौधे। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा लूसर्न, उसका उदाहरण है लूसर्न। अब देखते हैं फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, इस वर्ग को सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। फसलों को उनके उपयोग की दृष्टि से निम्न विभक्त करते हैं। तो पहला देखते हैं अनाज वाली फसलें। अनाज की फसलें किसे बोलेंगे? इस वर्ग की फसलें के दानों का प्रयोग मनुष्य अनाज धान्य के रूप में करता है। इसका वनस्पतिक अंग अधिकतर पशुओं को खिलाया जाता है, जैसे गेहूँ है ना, गेहूँ, जौ, जई है ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कुछ छोटी मिलेट्स, कोदो, कुटकी, ये सब को अनाज का उपयोग जो है मनुष्य करता है। उसके बाद जो उसके छिलके बच जाते हैं उसको पशुओं को खिलाने का काम आता है। ये हो जाएगा अनाज वाली फसलें। उसके बाद दूसरा है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें किसको बोलेंगे? इन फसलों के बीजों का प्रयोग जो है प्रोटीन के स्रोत के रूप में करते हैं। हम जो है दलहनी फसल क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके दाल का यूज़ हम प्रोटीन के रूप में करते हैं। दाल से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। उसके उदाहरण है अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन दलहनी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन इस किसके अंतर्गत आ जाएगा? दलहनी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं तिलहनी फसल। तिलहनी फसल जिन पौधों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? तिलहनी फसल बोलेंगे। तो उदाहरण देखते हैं इसके, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम, अलसी और तिल। इन सब फसल के बीज से क्या निकाले जाते हैं? तेल निकाला जाता है। तिलहनी फसल जिनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? तिलहनी फसल बोलेंगे। सरसों, तोरिया, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम, अलसी और तिल। अब रेशे वाली फसलें, ऐसे फसलें जिनसे हमको रेशे की प्राप्ति होती है और उस रेशों से हम कपड़ा या बोरे के जूट से बोरे बनाए जाते हैं। तो इस वर्ग की फसलों से जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे कपड़ा और बोरे बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से फसल से बनाए जाते हैं? जूट, पटसन, सनई, अलसी और कपास। इन सब फसलों से हमको क्या मिलता है? कपड़ा और बोरे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं चारे वाली फसल, चारे की फसलें। चारे कौन कौन से फसल से मिलता है? ज्वार, बाजरा, ग्वार, लोबिया, मक्का, बरसीम, लूसर्न, नेपियर घास, सूडान घास। इन सब से क्या मिलता है हमको? चारा मिलता है। हम चारे के लिए इसका
उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं शर्करा की फसलें। शर्करा की फसलें शर्करा की फसल इस वर्ग की फसलें अपने तने अथवा जड़ों में शर्करा संग्रह करती है, जिसके बाद में चीनी तैयार करते हैं। अपने जो है तने या जड़ों में क्या करते हैं, शर्करा संग्रह करता है। इससे बाद में हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, शक्कर चीनी। चुकंदर और गन्ना से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है, चीनी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सब्जी की फसलें। इस वर्ग की प्रमुख फसलें जिनसे हम सब्जी के लिए उत्पादन करते हैं, जैसे टमाटर, सब्जी के लिए बैगन, भिंडी, करेला, सेम, गोभी, मूली, मटर, शलजम, पालक, मेथी, ये सब का क्या करते हैं, सब्जी के लिए हम उत्पादन करते हैं। अब उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलें किसको बोलेंगे, इनके प्रयोग से शरीर में नशा पैदा होता है। तो क्या क्या है, चाय, तंबाकू और कॉफ़ी। अब मसाले वाली फसलें इस वर्ग में जीरा मसाला के लिए यूज़ होता है, धनिया, अजवाइन, सौंफ, हल्दी, अदरक, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन, तेज पत्ता आदि का यूज़ हम मसाले के लिए करते हैं। जड़ तथा ट्यूबर की फसलें जिसमें तना ट्यूबर के रूप में बदल जाता है। तो आलू एक आपसे पूछेगा, आलू कौन सी फसल, तो आलू एक तना है। अब जड़ वाली फसलें किसको बोलेंगे, गाजर, चुकंदर, शलजम, मूली आदि जड़ों वाली फसलें कहलाती हैं। तो जड़ वाली फसलें ऐसी फसल जो नीचे की ओर जमीन में नीचे की ओर वृद्धि करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जड़ वाली फसलें बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत गाजर भी नीचे की ओर, चुकंदर, शलजम, मूली। तो जड़ वाली फसलें में गाजर, चुकंदर, शलजम, मूली आदि जड़ वाली फसलें कहलाती हैं। औषधि वाली फसलें इस वर्ग की प्रमुख फसलें अदरक, हल्दी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सतावर, इस सब का उपयोग क्या करते हैं, औषधि के लिए लगाए जाते हैं। अब देखते हैं चौथा, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। मृदा आरक्षक अथवा वृद्धिकारक फसलें, ऐसे फसलें जो भूमि को अपरदन से बचाता है, उसको हम बोलेंगे मृदा आरक्षक फसलें। इस वर्ग की फसलें भूमि को अधिक से अधिक आच्छादन प्रदान करता है, मतलब घेर के रखता है, जो वर्षा के पानी को डायरेक्ट भूमि पर पड़ने नहीं देता है, जो मृदा को वायु एवं जल द्वारा होने वाले कटाव से बचाता है। इनकी पत्तियां क्या होती है, चौड़ी होती है, तो वर्षा का पानी डायरेक्ट सॉइल पे नहीं पड़ता है, जिससे क्या है, मृदा अपरदन नहीं होता है। तो उसके उदाहरण हैं लोबिया, मूंग, उड़द, बरसीम, ये सब क्रॉप को लगाया जाता है मृदा अपरदन से बचाने के लिए। अब देखते हैं नगदी फसलें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, कैश क्रॉप। इन फसलों को कृषक पूरा फसल को बाजार में बेच देता है, तुरंत बाजार में बेच देता है। फसल हुआ और तुरंत मार्केट में बेच देने से उनको पैसा मिल जाता है। तो कौन कौन सा है, नकदी फसलें के अंतर्गत इन फसलों को कृषक पूरा फसल को बाजार में बेच देता है, तुरंत बाजार में बेच देता है। तो गन्ना, आलू,
कपास, तंबाकू और चाय। गन्ना, आलू, कपास, तंबाकू और चाय, ये सब क्या है? कैश क्रॉप, नकदी फसल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कैच क्रॉप। किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल खेत से नष्ट हो जाए तो बोने में देरी हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसलों को कैच क्रॉप कहते हैं। जैसे ये एक फील्ड है, अगर हम इसमें एक सिंगल क्रॉप लिए हैं तो किसी कारणवश, जैसे कीट इंसेक्ट का आक्रमण हो गया या बहुत सारे वीड्स खरपतवार हो गए, है ना, या कोई रोग लग गया, तो क्या होता है, किसी कारण से क्या है, एक हमारा जो मुख्य फसल है नष्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, किसान को पूरा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारा फसल जो है इंसेक्ट, डिसीज़ या वीड से पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारा मुख्य फसल को नुकसान होने से बचने, जैसे ये हमारा मुख्य फसल है, ठीक है, तो उसके बीच में जो खाली स्थान रहेंगे उसके नीचे में हमको क्या लेना है, एक दूसरी फसल ले लेना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे किसी कारणवश इंसेक्ट, डिसीज़ या वीड से हमारा मुख्य फसल नुकसान हो जाता है, तो हमारा क्या है, दूसरी फसल लिए हैं उससे हमको लाभ मिल जाएगा, तो हमको बहुत पूरा नुकसान होने से बच जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कैच क्रॉप, मतलब एक फसल से नुकसान हो जाने से दूसरी फसल से हम लाभ ले लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम कैच क्रॉप। अब देखते हैं सूचक फसलें। वे फसलें जो मृदा में किसी पोषक तत्व की विशेष कमी अथवा अधिकता मृदा की नमी की कमी को शीघ्र प्रदर्शित कर देता है। सूचक फसलें किसको बोलेंगे, तो सूचक फसलें कहलाती है। तो वे फसलें जो क्या होता है कि बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जो ऐसे सॉइल में पोषक तत्व की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, मृदा में नमी हो जाती है, तो क्या होता है, अपने प्लांट में तुरंत सिम्टम्स दिखाना चालू कर देता है, लक्षण दिखाना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से हमको समझ आ जाता है कि प्लांट जो लक्षण दिखा रहा है तो पोषक तत्व की कमी हो गया है या अधिकता हो गया है या मृदा में पानी की कमी हो गई है। तो ये क्या करते हैं, हमको सूचित कर देते हैं अपने प्लांट में सिम्टम्स दिखाकर, तो इसको सूचक फसलें कहलाती हैं। तो उसका उदाहरण है मक्का और सूरजमुखी। मक्का और सूरजमुखी उदाहरण सूचक फसल के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप। कीट आकर्षक फसलें, कभी कभी प्रमुख फसल को कीट बीमारी से बचाने के लिए खेत के चारों ओर एक किनारे या अन्य फसल उगा देते हैं जो खेत की प्रमुख फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके आक्रमण से बचा लेती हैं। जैसे कपास की फसल, कपास के लाल कीट से बचाने के लिए कपास के खेत के चारों ओर भिंडी की फसल उगा देते हैं। इस प्रकार भिंडी कीट आकर्षक फसल कहलाती है। ट्रैप क्रॉप, अब ट्रैप क्रॉप किसको बोलेंगे देखते हैं। जैसे ये हमारा फील्ड है, खेत है, अब इसमें हम क्या लगाए हैं, कपास की फसल लगाए हैं, ठीक है, कपास की फसल लगाएं। और तो कपास की फसल लगाएं तो कपास में एक प्रमुख समस्या यह होता है कि उसमें जो है लाल कीट का आक्रमण बहुत अधिक होता है, ठीक है, कपास की फसल में लाल कीट का आक्रमण बहुत अधिक होता है। तो इसी लाल कीट के आक्रमण से बचाने के लिए उसके खेत के चारों ओर मेड़ में क्या लगा देते हैं, हम भिंडी की फसल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, भिंडी की फसल लगा देते हैं, ठीक है। इस मेड़ में हम क्या लगा देंगे, भिंडी की फसल लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लाल कीट जो है, कपास में लगने वाला लाल कीट क्या होगा, भिंडी की फसल की ओर
आकर्षित होता है। मतलब उसके पास दो ऑप्शन रख दें, कपास और भिंडी लाल कीट के पास, तो वो भिंडी की ओर अधिक आकर्षित होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। कपास में लगने वाला लाल कीट भिंडी की ओर आकर्षित होगा अगर यदि हम कपास के मेड़ में चारों ओर भिंडी की फसल को लगा दें। इसी को बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। इस प्रकार भिंडी कीट आकर्षक फसल कहलाती है। एक बार और बता देता हूँ, ये हमारा फील्ड है। ठीक है, अब हमारा मुख्य फसल है कपास। ठीक है, मुख्य फसल है कपास। अब कपास की फसल में क्या होता है, प्रमुख समस्या यह होता है कि इसमें लाल कीट का आक्रमण हो जाता है। तो इस लाल कीट के आक्रमण को बचाने के लिए इस कपास की फसल के चारों ओर मेड़ में भिंडी की फसल लगा दिया जाता है, जिससे कपास में लगने वाला लाल कीट किधर आकर्षित हो जाता है, भिंडी की फसल की ओर आकर्षित हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। पहला है ग्रैमनी कुल। ग्रैमनी कुल में कौन कौन से फसल आते हैं? ग्रैमनी फैमिली में धान, गेहूँ, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कोदो आदि, ये सब किस में आ जाएंगे? ग्रैमनी कुल में आ जाएंगे, ग्रैमनी फसल हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? धान, गेहूँ, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कोदो आदि, ये सब क्या है? ग्रैमनी कुल के फसल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल में आ जाएंगे मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, सोयाबीन, मटर, बरसी, मूंगफली और सनई, ये सब लेग्यूमिनेसी क्रॉप के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के अंतर्गत आएगा सरसों, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और मूली। अब देखते हैं मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में कौन कौन से आ जाएंगे? कपास, पटसन, भिंडी और गुड़हल। कपास, पटसन, भिंडी और गुड़हल। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, पटसन, भिंडी और गुड़हल। अब देखते हैं सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी फैमिली में आ जाता है आलू, तंबाकू, बैगन, मिर्च और टमाटर। आलू, तंबाकू, बैगन, मिर्च और टमाटर, ये सब क्या आ जाएंगे? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टिलियेसी फैमिली। टिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा जूट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा जूट। उसके बाद है लिनियेसी के अंतर्गत आ जाएगा अलसी। उसके बाद यूफोर्बिएसी के अंतर्गत आएगा अरंडी। उसके बाद है कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आ जाएगा सूरजमुखी और गेंदा। ठीक है, और चीनोपोडिएसी के अंतर्गत आ जाएगा चुकंदर। उसके बाद आ जाएगा कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आ जाएगा खरबूज, तरबूज,
खीरा, ककड़ी, करेला, कद्दू, तुरई, टिंडा व लौकी। उसके बाद है लिलिएसी कुल के अंतर्गत आ जाएगा लिलिएसी कुल के अंतर्गत आ जाएगा प्याज और लहसुन। उसके बाद आ जाएगा अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा गाजर, सौंफ, जीरा और धनिया। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।